गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करें। यस सर। लास्ट लेक्चर से कुछ डाउट है किसी को भी? लास्ट लेक्चर में अपन ने डायमेंशंस निकालने सीखे थे और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी होमवर्क के लिए दिया था, वो सबने सॉल्व किया? कुछ डाउट पूछना है किसी को तो पूछ लो लास्ट लेक्चर से। डायमेंशनल एनालिसिस के एडवांटेजेस हमने देखे थे। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते, किसी इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस अपन चेक कर सकते, और कोई भी एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं अगर हमें पता हो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है तो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, उनके कौन से पावर्स पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर ये हमें प्रेडिक्ट करना है तो इसके लिए भी अपन डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। वी कैन जस्ट इक्वेट द डायमेंशंस ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस, राइट। और ये इसके कुछ लिमिटेशंस हमने देखे थे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आज हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी ये टेक्निकल वर्ड का मतलब क्या होता है इसको जान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो, कभी भी फिजिक्स में अपन किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते और अगर वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी हुआ तो उसको अपन पावर्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस करना प्रेफर करेंगे, राइट। तो पावर्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस करने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि वो क्वांटिटी कितना बड़ा या फिर कितना छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है? किसी को आइडिया है इसकी वैल्यू के बारे में? रफ आइडिया 6400 किलोमीटर्स। और इसको मीटर्स में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो और 3 जीरोस आगे ऐड हो जाएंगे, मीटर्स। तो ये बड़ा नंबर प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। इससे बेटर अगर मैं इसको 6.4 इंटू 1 2 3 और 3 जीरो 10 टू द पावर 6 इस तरीके से अगर मैं इसको लिखता तो 10 टू द पावर 6 10 का ये पावर देके हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि कितना बड़ा या फिर कितना छोटा नंबर है, राइट। तो यहाँ पे 10 का जो पावर होता है वो हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देता है। डिसाइड कैसे करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? हसी दिलवा अपना माइक प्लीज ऑफ कर देना। हसी दिलवा तपसी पन्नू तपसी कौन है ये भाई? तपसी पन्नू के बारे में डिस्कस कर रहे हो? द्रिवित, ओके। देखो यहाँ पे अगर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 आ रहा है, ये एक नंबर है। तो मुझे बताओ अगर मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 7, मुझे बताओ ये नंबर किसके क्लोज होता? 10 टू द पावर 6 के या 10 टू द पावर 7 के? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 है। अगर 5 इंटू 10 टू द पावर 6 होता तो एग्जैक्टली हाफ वे होता, बीच में दोनों से इक्वली क्लोज होता। बट 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 10 के नजदीक है ना, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 7 के नजदीक होगा। तो अगर इस नंबर का मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिसाइड करना होता, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 10 के कौन से पावर के सबसे नजदीक होगा, तो क्या आंसर रिपोर्ट करते? 6 या 7? इसका अपन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 रिपोर्ट करते। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का रूल क्या होगा? सबसे पहले नंबर को इस तरीके से एक्सप्रेस करो, सम n टाइम्स 10 to the power m. This n should be between 1 to 10, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। और अगर n 5 से बड़ा हुआ, if n is more than 5, तो अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड m प्लस 1 हो जाएगा। और अगर n 5 से छोटा हुआ तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड m हो जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 इज मोर देन 5, तो राउंड ऑफ करके इसको 10 टू द पावर 7 लिखा जा सकता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। अगर मान लो नंबर होता 3 इंटू 10 टू द पावर 11, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रिपोर्ट करते बताओ? 11। आसान है, सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ में आया सबको? और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर
तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये 10⁻⁻30 के नजदीक होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻30 बोल सकते हो, या फिर -30 बोल सकते हो। उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो 10 के -30 पावर पे डिपेंड करेगा, राइट। सिमिलरली द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.39 इंटू 10⁻9, मतलब डायमीटर 10⁻9 मीटर्स के ऑर्डर में होगा, ये अपन बोल सकते हैं। ओके अच्छा, ये 1 से 10 के बजाय 0 से 10 चल जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग हुआ तो भी अपन सेम रूल यूज कर सकते हैं, राइट। इसको नोट कर लो, सबको नोट करने का टाइम दूंगा, वही कन्वीनियंट रहेगा ना। अभी अभी लिख लो ताकि बाद में तुम्हें इसमें टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। Sir, can you repeat this page? You joined late. No, sir. Network issue. I will just summarize everything, whatever I told you. Whenever any number, any quantity is expressed in such way, n into 10 to the power m, where n is anything between 0 to 10. So the order of magnitude of this expression is defined in this format. If n is more than 5, then the order of magnitude will be m plus 1. And if n is less than 5, the order of magnitude is m. And these are some examples. If the expression is 6.4 into 10 to the power 6, 6.4 is more than 5, right? So order Yes, of sir. magnitude can be said to be 7. And 3 into 10 to the power 11, here 3 is less than 5. So order of magnitude is simply 11. Understood? Yes, sir. Okay. सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो गए? कोई अगर ऐड नहीं हुआ है तो फिर मुझे मैसेज कर देना, ये मेरा नंबर है। और लेक्चर रिकॉर्डिंग्स और लेक्चर नोट्स मैं उसी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा जो प्रीवियसली तुम्हारे साथ शेयर हुआ था। हो गया लिख के? आगे बढ़े? ओके चलो, Yes, sir. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो अभी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखो, किसी भी क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते, उसका मेजरमेंट स्पेसिफाई करते, तो उस मेजरमेंट में हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकलना आना चाहिए, राइट। सो अगर मान लो किसी लेंथ ऑफ द रॉड को अपन इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे 1.23 मीटर्स, तो यहाँ पे जो 3 डिजिट्स एक्सप्रेस किए हुए, वी आर श्योर ऑफ दोस 3 डिजिट्स। 1.23 में 1 2 3 आर सर्टेन नंबर्स, मगर 3 के आगे क्या होगा? क्या 3 के आगे 0 होना कंपलसरी
3 के आगे ये जो बॉक्स है ये 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता था। अगर इनमें से वो कुछ भी होता तो भी राउंड ऑफ करके अपन इसको 1.23 लिखते हैं ना। सो व्हेन अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन सच अ वे 1.23, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रिपोर्ट करेंगे अपन। लेट्स से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे n विल बी इक्वल्स टू 3, राइट। अगर मान लो 1.230 होता तो ऑब्वियसली मैथमेटिकली 1.23 और 1.230 में कुछ फर्क नहीं होता, राइट। बट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के पर्सपेक्टिव से मुझे बताओ 1.23, एक मेजरमेंट अगर कोई तुम्हें 1.23 बता रहा है और कोई दूसरा आदमी अगर तुम्हें 1.230 बता रहा है, क्या ये दोनों मेजरमेंट सेम है कि अलग है? और अगर अलग है तो क्या फर्क है बताओ। सर सेम है। सेम है। सेम सेम है, सबको ऐसा ही लग रहा है, सेम है, नो डिफरेंस। नो। एनी अदर आंसर्स? देखो जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, जब 1.23 कोई मेजरमेंट दे रहा है तो वो थर्ड डेसिमल के बारे में श्योर नहीं है ना। द थर्ड डेसिमल कुड हैव बीन एनीथिंग बिटवीन 0 to 5। पर अगर कोई दूसरा आदमी 1.230 बोल रहा है, दैट मीन्स जब वो 0 एक्सप्रेस कर रहा है इधर, ही इज सर्टेन अबाउट द थर्ड डेसिमल ऑल्सो। तो इस रीडिंग में मुझे बताओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएंगे, क्योंकि वो थर्ड डेसिमल के बारे में भी सर्टेन हो गया ना, अभी 0 उसने स्पेसिफाई कर दी। उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं है कि वो 0 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। ये समझ में आया सबको लॉजिक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का? सर बट डेसिमल के बाद हम जितने भी जीरो डालते हैं तो उनका कुछ वैल्यू रहता नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, बट अभी इसको अपन अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। वी आर स्टडीइंग दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेजरमेंट्स। किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते तो उसका एक्सप्रेशन अपन कितने सर्टेनिटी के साथ दे सकते, अपन वो चीज समझ रहे हैं। ऑब्वियसली मैथमेटिकली 1.23 एंड 1.230 दे आर द सेम थिंग, बट उस पर्सपेक्टिव से अपन इसको नहीं देख रहे। जब मैं 1.23 मेजरमेंट बता रहा हूँ किसी चीज का, 3 के बाद वाला डिजिट क्या रहेगा, क्या इसके बारे में तुम सर्टेनिटी के साथ बोल पाओगे? अगर मैंने तुम्हें कहा कि भाई किसी रॉड का जो लेंथ है वो 1.23 मीटर्स है, सो कैन यू से फॉर सर्टेन दैट 3 के बाद का जो डेसिमल होगा वो 0 ही होगा? नो। अगर तुम इस रीडिंग को देखते हो तो नो इस सर। रीडिंग से तो इतना ही समझ में आता है कि 1 2 and 3 these are the 3 certain digits, but after 3 it could have been anything, जिसको राउंड ऑफ करके 1.23 मैंने स्पेसिफाई किया। यस और नो? यस सर। So when you read this measurement, you will see that number of significant figures is 3. But when someone else is giving you this measurement, वो तुम्हें और एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट दे रहा है ना, वो फोर्थ डेसिमल को भी सर्टेनली एक्सप्रेस कर रहा है। अगर वो एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे डाल रहा है, ऑब्वियसली वो तो बेवकूफ है नहीं ना, उसको भी पता है कि मैथमेटिकली तो सेम ही होता है, बट मेजरमेंट के एक्सप्रेशन के दौरान this makes a difference, they are not same. If someone is saying 1.23, that means he is not sure about anything after 3, but if he is saying 1.230, that means वो 3 के बाद श्योर है कि 3 के बाद 0 ही होगा, बट 0 के बाद क्या होगा वो श्योर नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सर्टेन फिगर्स क्या होंगे जिसके बारे में वो श्योर है? 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे अपन 4 रिपोर्ट करेंगे। ये समझ में आया ये लॉजिक? यस सर। ओके, इसको नोट कर लो ये सारे पॉइंट्स को, फिर इस पे और अपन बात करेंगे, इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और कैसे निकालते अलग अलग सिचुएशन में, वो अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इधर ही मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो किसी ब्लॉक का मास, एक पर्सन बोल रहा है कि ब्लॉक का जो मास है वो है 1 kg। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। अगर वो खाली 1 kg बोल रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन दिस रीडिंग? 1 ही होगा, वेरी गुड। और अगर किसी दूसरे पर्सन ने ब्लॉक का मास 1.000 kg एक्सप्रेस किया, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं है, बट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा इस केस में? 4 4 हो गए, राइट, करेक्ट। मुझे बताओ जब यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है 1 kg से ग्राम्स में, अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या यूनिट्स के कन्वर्जन के दौरान सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स में कोई असर होना चाहिए? लेट्स से दिस इज रीडिंग A एंड दिस इज रीडिंग B।
तो रीडिंग ए वाला जो 1 kg है, जब इसको मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या लिखेंगे? 1000. 1000 ग्राम्स, राइट, इंटू 1000 कर देते। बट मुझे बताओ, क्या 1 के बाद जो डेसिमल्स थे, 3 डेसिमल्स, वॉज आई श्योर दैट दिस 1 kg वॉज 1.000? क्या ये श्योरिटी थी? वी वर नॉट श्योर ऑफ दिस, यस और नो? सो वाइल कन्वर्टिंग, क्या इसको 1000 ग्राम्स लिखना सही होगा? अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करो। आई नो ये सारी चीजें तुम्हें अभी और लग रही होगी, क्योंकि इस तरीके से अपन ने पहले कभी सोचा नहीं। अब तक तो 1 kg को अपन कंफर्टेबली 1000 ग्राम्स में कन्वर्ट करे थे, जो कि सही भी था। बट अभी अगर अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे तो थोड़ा और सोचना होगा। क्या ऐसा कर सकते हैं अपन 1 kg को 1000 ग्राम्स में कन्वर्ट इस तरीके से? We were not sure of the zeros, yes or no? This 1 kg could very well been have been 1.123, ऐसा भी तो हो सकता था, जिसको राउंड ऑफ करके 1 kg लिखा हो। तो कन्वर्ट करने के बाद ग्राम्स में 1000 तो नहीं आता ना वो। Yeah. तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के दौरान अपन 1000 ग्राम्स लिखने के बजाय we say that it is 1 into 10 to the power 3 ग्राम्स। और जब भी एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में आएगा, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रिपोर्ट करेंगे अगर तुम इस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन देख रहे हो तो? 4. 10 के पावर में जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है? Significant. इनसिग्निफिकेंट है ना यार, 1 kg के आगे तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थे। क्या ये डेसिमल्स के बारे में मुझे पता था? No. डेसिमल्स वर नॉट सिग्निफिकेंट, यस और नो? तो Yeah. जब मैं कन्वर्ट करूंगा 1 kg को ग्राम्स में, तो 1000 ग्राम जब मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैं सर्टेनली बोल रहा हूँ कि जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस तरीके से एक्सप्रेस ना करके मैं इसको 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स लिखूंगा। और यहाँ पे 10 के पावर में जो जीरोस आ रहे उसको अपन इनसिग्निफिकेंट मानेंगे। तो इन दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रिपोर्ट होगा? इन दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 1। ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? कुछ भी डाउट या दिक्कत आ रही है तो प्लीज क्लैरिफाई कर लो, डोंट हेजिटेट टू आस्क। सर ये वाला एग्जाम्पल फिर से बताओ। देख, मैं एक बार वापस बता रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दैट 1 kg जो है, इसको मैं 1.000 kg नहीं मान सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई अभी तक के डिस्कशन में? Yes, sir. दे आर नॉट सेम। मैथमेटिकली सेम मानते थे, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दे आर नॉट सेम, क्योंकि 1 के आगे जो जीरोस थे इसमें मैं श्योर नहीं हूँ वो जीरोस ही रहेंगे। तो 1 kg को जब मैं कन्वर्ट करूंगा, इसको 1000 ग्राम्स लिखना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इन जीरोस के बारे में अपन सर्टेन नहीं थे ना। बट अगर मान लो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 1000 ग्राम्स ना लिख के द वे दैट वी विल एक्सप्रेस दिस विल बी 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। ऐसे एक्सप्रेस क्यों कर रहे? ताकि इस एक्सप्रेशन में भी हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स 1 ही दिखाई दे। अपन अभी नेक्स्ट टाइम से एक रूल बना लेंगे कि 10 के पावर में जो भी जीरोस आ रहे होंगे उसको क्या काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट? Non. वी विल काउंट दैट एज नॉन सिग्निफिकेंट। और इस रूल की मदद से अपना काम आसान हो गया। वी कैन कन्वर्ट 1 kg एज 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। इस तरीके से कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि कन्वर्ट करने में तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होनी चाहिए ना, दे शुड रिमेन सेम। सो इन बोथ दिस केसेस 1 kg या फिर 1 into 10 to the power 3 grams, the number of significant figures will remain 1 in both these cases. What if I convert 1.000 kg? बी पार्ट में अगर मैं 1.000 kg को ऑब्जर्व करता हूं, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होंगे? 4। और इसके कन्वर्जन में मुझे 1 into 10 to the power 3 लिखना चाहिए कि 1000 ग्राम्स लिख सकता हूं मैं इस केस में 1000 ग्राम्स लिख सकते। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 आ जाएंगे। ये डिफरेंस समझ में आया ए पार्ट और बी पार्ट दोनों में? यस सर। ओके, ठीक है, अभी इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के रूल्स डिफाइन कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम से बस हम उसी रूल्स को फॉलो करेंगे और उससे हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स पता चल जाएगा। ओके,
जो नए बैचेस है उनके बैच में और कौन सा टॉपिक चल रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था लेटेस्ट बैचेस? सर फ्रिक्शन चल रहा है अपने क्लास में। फ्रिक्शन जिसमें चल रहा है वो तो पुराने बैचेस होंगे ना, तुमने तो जल्दी ज्वाइन किया। आशीष सर के साथ। बट जो लेट ज्वाइन हुए थे, काइनेमेटिक्स चल रहा है किसी बैच में? काइनेमेटिक्स या वेक्टर्स या कैलकुलस, ये सब हो चुका है सारे बैचेस में, वेक्टर्स और कैलकुलस? पुराने बैचेस में हो गया है। ओके, सो मैं वही बता रहा हूँ कि अभी ऐसा कोई बैच है जिसमें नहीं हुआ है वेक्टर्स कैलकुलस? जो बाद में ज्वाइन किए थे उनमें भी हो चुका है ना, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन कैलकुलस के भी आज यूज करने वाले इस चैप्टर में। ओके चलेगा, देखते। ये स्लाइड हो गया लिख के? Alright, now let us discuss the rules for determining the number of significant figures. तो सबसे पहला रूल तो बहुत ही आसान है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे विदाउट एनी डाउट। नॉन जीरो डिजिट है मतलब वो कुछ ना कुछ तो स्पेसिफाई कर ही रहे, दे विल बी काउंटेड एज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोस होंगे उनको भी अपन सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। ओके अच्छा, प्रीवियस एग्जांपल में एक और चीज सब लोग नोटिस करना, अगर मान लो मुझे 1 ग्राम को केजीज में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी, 1 ग्राम ये रीडिंग देख के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिमाग में आते? 1 राइट। और इसको अगर मैं केजीज में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या लिखेंगे केजीज में कन्वर्ट करने के लिए? 0.001 केजी। तो कन्वर्जन के बाद भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 1 ही होना चाहिए ना। तो मुझे बताओ जो जीरोस डेसिमल्स में पहले आ रहे उनको एज सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे कि नॉन सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होता तो 3 आ जाता ना यार यहाँ पे आंसर। यहाँ पे इन जीरोस को अपन नॉन सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे हैं ना, तभी तो कन्वर्जन के बाद भी सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यस और नो? ये जीरोस मुझे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये जीरोस बस यूनिट्स के कन्वर्जन की वजह से आ रहा, मेन इंफॉर्मेशन तो बस ये 1 दे रहा है ना, एक ही। अगर मान लो केजीज के बजाय मैंने इसको टन्स में कन्वर्ट किया होता तो और 3 जीरोस आ जाते। तो ऐसे कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते थोड़ी जाएगा। तो सबको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? एज अ रूल मैं इन जीरोस को नॉन सिग्निफिकेंट क्यों मान रहा हूँ, इसको अपन एज अ रूल ही मान लेंगे। बेसिकली मैं तुम्हें रूल्स के लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, खाली रूल्स रटने की जरूरत नहीं है। इन सारे जीरोस को अपन नॉन सिग्निफिकेंट मानेंगे सो दैट इवन व्हाइल कन्वर्टिंग द यूनिट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स द सेम। ये एग्जांपल भी एक नोट कर लो सब लोग, इसके बाद फिर सारे रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो पहला रूल हमने देखा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उन सबको सिग्निफिकेंट मानेंगे, और अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा तो उसको भी अपन सिग्निफिकेंट मान लेंगे। और एक और चीज हमने इस एग्जांपल से क्या देखा, डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस होंगे उसको अपन नॉन सिग्निफिकेंट मानेंगे। ओके सो अगर मान लो 2.308 है तो यहाँ पे जो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएंगे। 23.08 mm, इसमें भी 4। और अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट करता हूँ 0.02308, तो ये वाला जो जीरो है ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, राइट। एंड बाकी के जो 4 डिजिट्स है इनको ही अपन सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो इन सारे नंबर्स में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4। सब फॉलो कर रहे हो इस बात को? यस। The location of decimal is of no consequence in deciding the number of significant figures. मतलब डेसिमल्स के बाद वाले जीरोस मैटर नहीं करेंगे, उनको अपन सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। ओके थर्ड पॉइंट भी इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, जैसे ये वाला एग्जांपल 0.00
1432। तो पॉइंट के बाद जो 2 जीरो से उसको अपन सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही हो जाएंगे इस एग्जांपल में भी। ओके, अभी रूल नंबर 4 देखो। इफ अ नंबर विदाउट डेसिमल, द जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट को कैंसिल कर दो, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसको मैंने डिटेल में पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, राइट। अगर मान लो मैं 4.00 kgs को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करता, तो यहाँ पे ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद जो 4000 आया, इसमें ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4। लेकिन अगर मान लो मैं 4 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करता, एक्चुअल कन्वर्जन एज पर द रूल तो ये होना चाहिए 4 × 10⁻3। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दोनों ही केसेस में 1 होते। लेकिन अगर मान लो बाय चांस 4 kg को कन्वर्ट करके किसी ने 4000 कर दिया, तो यहाँ पे जो 3 जीरोस है वो कैसे होते? वो भी नॉन सिग्निफिकेंट ही होते। यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे भी एन को 1 ही रिपोर्ट करता। वैसे तो ये एक्सप्रेशन गलत होता, कन्वर्ट करके मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करता इसको। ये सारी चीजें अपन खाली सिग्निफिकेंट फिगर्स के पर्सपेक्टिव में ही देख रहे हैं। ओके, बाकी जगहों पे तुमने कैसे भी कन्वर्ट किया हो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अब तक करते आ रहे थे। सो पॉइंट नंबर 4 को वापस रीड करते। इफ द मेजर्ड वैल्यू कंटेन 0 टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट। अगर तुम x = 4000 देखते हो और अगर मान लो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो इसको 4 ही रिपोर्ट करो। ये भी गलत दिया हुआ है, ये 4 होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो वो किसी 4 से कन्वर्ट होके 4000 लिखा जा रहा होता, तो 1 होता। ये लॉजिक क्लियर हुआ सबके बैक ऑफ द माइंड में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये Yes. चीज क्लियर है? Yeah. सिमिलरली इफ द लेंथ मेजर इज 4700 meters, तो अगर खाली यही एक्सप्रेशन तुम्हें दिख रहा है तो तुम यहाँ पे सेफली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल सकते हो। लेकिन अगर मान लो 4.7 × 10⁻3 होता, 4.7 × 10⁻3 meters, इस तरीके से अगर एक्सप्रेस किया होता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रिपोर्ट करते बताओ? 2. 2, करेक्ट। खाली 4 और 7। समझ में आया सबको रूल नंबर 4? Yeah. Yes, sir. रूल नंबर 5, in a number with decimal, zeros to the right of the last नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये हमने डिस्कस किया था। राइट वाले जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होते क्योंकि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा। बट जो लेफ्ट वाले जीरोस है, ये वाले, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। इन सारे रूल्स का अपन लॉजिक भी देख चुके। दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट एंड दिस जीरोस दे आर सिग्निफिकेंट। तो इन दोनों ही एग्जांपल्स में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। ये सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो? Yes, sir. एंड सिमिलरली पॉइंट नंबर 6, 10 के पावर्स में जो जीरोस दिखाई देंगे उनको अपन सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो अगर 2.3 × 10⁻7 ऐसा एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली ये भी हमने डिस्कस किया था, चॉइस ऑफ यूनिट्स पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज का लेंथ अपन 20 मीटर्स मेजर कर रहे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। और इस 20 मीटर्स को अगर कन्वर्ट करके तुमने 2000 सेंटीमीटर्स बोला, तो भी वो 2 ही रहेगा। तो करेक्ट वे ऑफ कन्वर्जन क्या होता? 20 मीटर्स को मैं 20 × 10⁻2 सेंटीमीटर्स लिख। तो खाली इसको देखते हुए भी तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही रिपोर्ट करते, राइट? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है सबके लिए? Yes, sir. इसको नोट कर लो। नोट करते समय इफ यू फेस एनी डाउट्स लेट मी नो। शॉर्ट में नोट कर लो अपने वर्ड्स में, पूरा स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं।
ओके डन, सबका हो गया लिख के? किसी को और टाइम चाहिए? डन। ऑलराइट, राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स ये भी सबको पता होगा, एक बार वापस इसको पढ़ लेते। राउंड ऑफ करते समय किसी डिजिट को अगर अपन ड्रॉप कर रहे हैं, वो डिजिट अगर 5 से कम है तो उसके पहले वाला डिजिट सेम ही रहेगा, सबको पता है ये। 5.34 को अगर मैं 5.3 तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ पहले डेसिमल तक, तो 5.3 रहेगा क्योंकि मैं 4 को ड्रॉप कर रहा हूँ जो कि 5 से कम होगा। वैसे ही 4.92 इसको भी अगर फर्स्ट डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है तो 2 को ड्रॉप करते समय 9 सेम ही रहेगा बिकॉज द ड्रॉपिंग नंबर 2 वॉज लेस देन 5। सिमिलरली अगर जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है, जैसे 12.26, तो ये 12.3 बन जाएगा एंड 3.29 विल बिकम 3.3, राइट? ये सबको पता है। इफ द डिजिट ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, अगर मान लो 3.251 में अपन फर्स्ट डेसिमल तक ही राउंड ऑफ करना चाहते तो यहाँ पे 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा और 5 के आगे अगर एक नॉन जीरो डिजिट है तो अपन इंक्रीज कर देंगे, मतलब अपन ऐसा अज्यूम करेंगे कि जिसको ड्रॉप कर रहे हो 5 से बड़ा ही है। सिमिलरली 13.353 विल बिकम 13.4 सर राउंडेड ऑफ टू फर्स्ट डेसिमल। क्या बोल रहे हो? आप वापस समझा सकते हैं रूल 3? देख रूल 3 में ये एग्जांपल से समझने की कोशिश कर। 3 देख जब 3.27 था तो ये राउंड ऑफ होके 3.3 हो गया था। या जब 3.23 था तो ये राउंड ऑफ होके 3.2 हो गया था, राइट? या बट इफ इट इज 3.25 and followed by some non-zero digits, let's say 1, इसको जब मैं फर्स्ट डेसिमल तक एक्सप्रेस करूंगा तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ ना, इन दोनों को ड्रॉप कर रहा हूँ, और इन दोनों को ड्रॉप करते समय मैं इसको 5 से बड़ा मानूंगा। आई विल अज्यूम दैट दिस इज मोर देन 5, द थिंग विच आई एम ड्रॉपिंग, so after rounding off this will become 3.3, understood? ओके ओके। Similarly 13.353 will be rounded off to 13.4 क्योंकि मैं 5 और 3 को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इनको ड्रॉप करते समय मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि ये जो नंबर में ड्रॉप कर रहा हूँ वो 5 से बड़ा है, तो उसका प्रीसीडिंग नंबर 3 1 से बढ़ जाएगा और 4 हो जाएगा, अंडरस्टूड? या नाउ द कंफ्यूजन विल अपीयर if 5 is not succeeded by any non-zero number. अगर मान लो 5 के बाद 0 ही होता तो अपन कैसे डिसाइड करते कि 1 बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, क्योंकि वो तो अभी एग्जैक्टली मिडवे हो गया। तो इसके लिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड हम रूल फॉलो करते। द रूल इज दैट वी आर बायस्ड टुवर्ड्स इवन नंबर्स। सबको इवन नंबर्स पसंद है ऐसा मान के चलो, और इस स्टेटमेंट से रूल अपने आप पता चल जाएगा। अगर अपन 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट नहीं है और 5 के पहले 5 का जो प्रीसीडिंग नंबर है अगर वो इवन है तो उसको अपन इवन ही रखेंगे, वी विल नॉट चेंज इट। सो 13.450 will remain as 13.4 when rounded off to first decimal even if 5 is dropped. एंड सेम चीज अगर मान लो 5 के पहले ऑड होता तो उसको भी अपन 1 से बढ़ा के इवन कर देते। अगर 13.350 होता और यहाँ पे भी अगर मैं 5 और 0 को ड्रॉप कर रहा हूँ तो 5 के पहले जो 3 है उसको अपन 1 से बढ़ा के इवन कर देते। तो ऐसे सिचुएशंस में 5 को ड्रॉप करने के बाद जो फाइनल नंबर आएगा उसका जो आखिरी डिजिट है वो हमेशा इवन ही रहेगा। समझ में आया रूल 4 and 5? यस सर। एनी कंफ्यूजन बताओ? सर अगर 5.35 रहेगा तो वो 5.4 हो जाएगा, ऐसा? करेक्ट, 5.35 रहा तो 5.4 हो जाएगा, और अगर 5.25 रहा तो 5.2 ही रहेगा। अपन इवन के तरफ बायस्ड, वी लाइक इवन नंबर्स। सो 5 को ड्रॉप करने से पहले अगर पहले से इवन है तो उसको वैसे ही रखेंगे, और 5 को ड्रॉप करते समय अगर पहले ऑड है तो इसको एक बढ़ा के इवन कर देंगे, राइट? दिस इज द समरी ऑफ रूल 4 and 5। सबको समझ में आया अभी? यस सर। बट अगर 5 के आगे नॉन जीरो होता तो अपन रूल 3 फॉलो करते, फिर तो हर समय 1 से इंक्रीज करते। ओके, इसको भी शॉर्ट में नोट डाउन कर लो सब लोग।
ओके चलो लिख लिया सबने। नाउ वी नो हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ कैसे करते ये भी हमने सीख लिया। अभी अगर मान लो कोई कैलकुलेशंस इन्वॉल्व दो नंबर्स के बीच में, द ऑपरेशंस कैन बी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो अगर अपन किसी दो नंबर्स को ऐड करते तो ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ओके, और जिन भी चीजों को अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली उन सब का प्रिसिशन सेम नहीं होगा, वो सारे नंबर्स अलग अलग डेसिमल्स तक एक्सप्रेस किए हो सकते, राइट। सो फाइनल रिजल्ट जो है वो भी ज्यादा प्रिसाइज तो नहीं हो सकता ना। अगर मान लो मैं दो मेजरमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ तो उन दोनों को ऐड करने पर जो फाइनल रिजल्ट होगा वो उन दोनों से ज्यादा प्रिसाइज तो नहीं हो सकता, तो उनमें से जो भी लीस्ट एक्यूरेट होगा मेरा फाइनल रिजल्ट भी उतना ही एक्यूरेट होना चाहिए। ये सारी चीजें अपन डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी खाली अपन रूल्स देख लेते हैं कि जब भी किसी चीज को अपन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे फाइनल रिजल्ट को एक्सप्रेस करना। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन in the number having different precisions should be reported to the same number of decimals as are present in the number having the least number of decimal places. जैसे एग्जांपल देखो, अगर मान लो मैं 3.11 और 0.313 इन दोनों को ऐड करता हूं तो 3.11 में कितने डेसिमल्स है? 2 डेसिमल्स। और 0.313 इसमें 3 डेसिमल नंबर्स है, 3 डेसिमल्स। तो जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर को अपन कितने डेसिमल्स तक रिपोर्ट करेंगे? जो भी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल्स होगा अमॉन्ग्स द नंबर्स व्हिच आर बीइंग एडेड। तो 3.11 और 0.313 इन दो नंबर्स को जो मैं ऐड कर रहा हूं इनमें से मिनिमम डेसिमल्स कितना है? 2। सो फाइनल आंसर को भी अपन 2 डेसिमल्स तक ही रिपोर्ट करेंगे, राइट? हाँ। अच्छा, यहाँ पे 33.3 को भी ऐड कर रहे, देखो ये नंबर भी प्रेजेंट है और इसमें तो खाली एक ही डेसिमल है ना। तो अगर इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल्स 1 होंगे। तो पहले तो नॉर्मल तरीके से ऐड कर लो, तो नॉर्मल तरीके से ऐड करने पर ये आंसर आ रहा है और इसको 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ करने के भी रूल्स हमें पता है, तो 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने पर ये नंबर 36.7 बन जाएगा। सो दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? वैसे ही एक और एग्जांपल, अगर ये दो नंबर्स को मैं ऐड करता, सॉरी ये 3 नंबर्स को मैं ऐड करता वापस, 3.1421, 0.241 एंड 0.09, तो इनमें से 0.09 के सबसे मिनिमम डेसिमल्स है विच हैज 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको भी 2 डेसिमल्स तक एक्सप्रेस कर दो। समझ में आया सबको ये रूल? दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, ये एग्जांपल से समझ लो, इस रूल को नोट डाउन कर लो। Sir, in the first one A, the minimum value was 1, so how it came 3? Final answer is only 1 decimal, no? Fine. 36.7. So we are expressing only till 1 decimal as per the rule. Okay. First add normally. While adding normally, you can express in any number of decimals. So this is not a final answer. This is just a rough calculation by adding them normally. So after adding that normally, whatever answer you are getting, you can round that off till the required number of decimals as per the rule. Okay? Yeah. एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए अपन ये वाला सेम रूल यूज करेंगे। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन दोनों ऑपरेशंस के लिए भी सेम ही रूल होगा, इससे अलग होगा मगर दोनों के लिए सेम होगा।
ये हो गया लिख के? ऑलराइट, लेट्स डिस्कस फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपन किसको ऑब्जर्व करते थे? नंबर ऑफ डेसिमल्स। और जिन भी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उनमें से जिसका भी मिनिमम डेसिमल्स रहा होगा, फाइनल आंसर को भी अपन उतने ही डेसिमल्स में एक्सप्रेस करते थे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल्स we will observe number of significant figures. Whichever numbers are being multiplied or divided, we will calculate the number of significant figures for each numbers. और उनमें से जिस भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम होगा, हमारा फाइनल आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, if I am multiplying 142.06 with 0.23, तो 146.06 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताओ? 4. 142.06, 0 is in between two non-zero numbers, तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा ना? Yeah. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 5। और नीचे वाला जो नंबर है 0.23, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही होने चाहिए। तो सबसे पहले तो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर लो। इस कैलकुलेशन में तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, बट फाइनल आंसर खाली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्सप्रेस करना चाहिए, तो 33 तक राउंड ऑफ कर देंगे। सबको समझा ये एग्जांपल? Yes, sir. सिमिलरली 51.028, 5 significant figures, and 1.31, 3 significant figures. So whatever answer I am getting, 66.84668, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 66.8 तक राउंड ऑफ कर देंगे। अगर मान लो मैं तुम्हें और एग्जांपल दे रहा हूं, 23.536 into 1.00, ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पे अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स और रूल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज पर द रूल इस एक्सप्रेशन को फाइनली तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे? फाइनल रिजल्ट क्या दोगे इस ऑपरेशन का, बताओ? 1.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। और इसमें 5। तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3. तो व्हाट शुड बी द आंसर? 23.5. 23.5। वेरी गुड। सबको समझ में आया ये रूल? ये नोट कर लो। Sir, can you once show the previous page? Sure. Done? Yes, sir. Sir, in the B question, हमारे 3 significant figures है, तो 8 तो 5 से बड़ा है, तो वो राउंड ऑफ नहीं होगा। नहीं, नंबर की वैल्यू थोड़ी देखते, डिजिट्स को काउंट करते हैं ना, कितने डिजिट्स है। 1 2 एंड 3, 3 डिजिट्स है ना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। हाँ, तो वही तो चाहिए अपन को, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही चाहिए ना फाइनल आंसर में। अच्छा एक सेकंड, मुझे समझा तुम क्या बोल रहे हो। वो जो रूल था राउंड ऑफ का, वो तभी यूज करते थे जब ये नंबर 5 हो। अगर ये नंबर ही 4 है तो प्रीसीडिंग नंबर 1 ही रहेगा ना, या प्रीसीडिंग नंबर सेम रहेगा, मतलब वो हाँ। चेंज नहीं होगा। तो Okay. 66.8 ही होगा, 66.9 नहीं होगा। यही डाउट था ना तुम्हारा? Yes, sir, yeah. ओके।
Sir, but if 4 is getting round up and it's becoming 5, then also it would not round up. No, because Okay. 4 is less than 5. So that rule was applicable only when it would have been something like this, 66.8, and after 5 if there were non-zero digits, anything. So this would have been rounded off to 66.9. If it would have been only 66.85, तो बताओ क्या होता? 66.9 या 66.8? 66. 66.8 है ना, तो वो सारे रूल्स ध्यान में रखना राउंड ऑफ करते समय. बट अगर 66.84 है तो 4 के आगे कुछ भी होने दो, बात यहीं 4 पे ही खत्म होगी. दिस 4 इज लेस देन 5. तो अगर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, भले उसके आगे कितने भी नंबर्स हो, तो 4 को ड्रॉप करते समय प्रीसीडिंग नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड. ये 66.8 ही रहेगा. ओके, सबने लिख लिया ये वाला पार्ट? Yes, sir. ऑलराइट, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कस करके हो चुका है. नाउ वी विल मूव ऑन टू समथिंग न्यू, एरर एनालिसिस. सो देखो, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब हम कोई चीज मेजर करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ स्केल, वी कैन ट्राई टू मेजर अ मास यूजिंग अ वेइंग मशीन. तो इन सारे मेजरमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर्स हमेशा आता ही है. एरर्स मतलब जो भी ट्रू मेजरमेंट होना चाहिए उससे मेजरमेंट में जो भी डिविएशन होगा उसको अपन एरर्स बोलते हैं. और इन एरर्स आने के दो रीजंस हो सकते हैं. द फर्स्ट रीजन कैन बी बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स and the second reason can be because of random errors. Now what are these systematic and random errors? इसको देखते हैं अपन आगे. पहले तुम लोग अपने नोटबुक में ये हेडिंग डाल दो, एरर एनालिसिस, और एरर्स को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, सिस्टमैटिक एंड रैंडम. The difference between the measured value and the true values, इस डिफरेंस को अपन एरर बोलते हैं. ओके, so let us see now what is systematic errors. देखो, सिस्टमैटिक एरर्स कुछ ऐसे एरर्स होते जिनको अपन डिटेक्ट कर सकते. द एरर्स विच वी नो कि वो किस रीजन से वो एरर जनरेट हुआ. तो उसके एग्जांपल्स, दिस एरर्स मे बी ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अगर मान लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है, उसको प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेट नहीं किया हुआ है, या फिर उसका डिजाइन ही प्रॉपर नहीं, या फिर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर आ गया. जीरो एरर मतलब जब इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग जीरो दिखाना चाहिए था उस समय ही वो नॉन जीरो रीडिंग दिखा रहा है, राइट? तो दैट्स द जीरो एरर. या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जो है उसमें कुछ इनपरफेक्शंस है. या फिर पर्सनल एरर्स, मेजर करते समय जिसने भी मेजरमेंट लिया था उसके कुछ पर्सनल एरर्स, उसने प्रॉपर तरीके से देखा नहीं होगा, या फिर उसने रीडिंग नोट डाउन करते समय कुछ मिस्टेक करी होगी. सो दोज कैन बी द रीजंस, राइट? और ये सारे टाइप के जो एरर्स मैंने यहाँ पे जो लिस्ट डाउन किए, दे आर अवॉइडेबल एरर्स, यस और नो? ऐसा नहीं है कि अपन इसको अवॉइड नहीं कर सकते. दिस एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड एंड मिनिमाइज्ड बाय इंप्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. अगर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स को तुम रिप्लेस कर दो, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को भी प्रॉपर कर दो, तो ये इन सारे एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, राइट? तो इसको अपन सिस्टमैटिक एरर्स बोलते हैं. नाउ व्हाट आर रैंडम एरर्स? Random errors are the errors which are due to unpredictable fluctuations in the experimental conditions. These random errors cannot be controlled. ये हमारे हाथ में नहीं होगा कंट्रोल करना. ओके, अगर मान लो सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन प्रॉपर रखे, इंस्ट्रूमेंट्स भी सब सही थे, तो उसके बावजूद अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको अपन रैंडम एरर्स बोलेंगे. और ये एरर्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, वी कांट अवॉइड देम. Okay, and what is least count? Least count of any instrument, the smallest value that can be measured by the instrument is called as the least count.
और लीस्ट काउंट एरर जो होगा इट इज रिलेटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लाइन का लेंथ अगर मेजर करते हैं अपन, तो अपन बचपन से ये रूलर स्केल यूज करते आ रहे, राइट, जिसमें सेंटीमीटर्स में मार्किंग्स होते और हर सेंटीमीटर के बीच में कितने डिविजन्स होते हमारे नॉर्मल रूलर स्केल, 10 डिविजन्स। तो यहाँ पे what is the least count, what is the least distance that this scale can measure? 1 mm। तो इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है उसको अपन 1 mm बोलेंगे। और इस स्केल से अगर किसी चीज को मेजर किया जाता है, इस स्केल से अगर मैं किसी चीज को मेजर करूं, तो उस मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर क्या आ सकता है? ±1। करेक्ट, मैक्सिमम एरर विल बी इक्विवेलेंट टू द लीस्ट काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो इस रॉड को मैं मेजर करना चाहता हूँ यूजिंग द स्केल, तो उसको मेजर करने का तरीका क्या होता है? स्केल का जो भी जीरो होगा, स्केल को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। मान लो ये स्केल का जीरो है, इसको रॉड के एक एंड पे अपन फिक्स करेंगे, और मान लो रॉड का जो दूसरा एंड है, ये रीडिंग मान लेते हैं 9 है और यहाँ पे 10 है, ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ सिचुएशन है हमारे सामने। तो अभी जब ये मेजरमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा, मुझे बताओ ये मेजरमेंट को क्या रिपोर्ट करने के पॉसिबिलिटीज है? This measurement can be reported as anything between 9.2 to 9.3 centimeters, Yes. right? और इसका एक्चुअल मेजरमेंट एक्चुअली इनके बीच में ही लाई करेगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो कैन बी दैट एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द रॉड वाज 9.2 सेंटीमीटर्स। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ, बट फिर भी वो थोड़ा सा आगे जाता हुआ दिखा, तो किसी ने इसका मेजरमेंट रिपोर्ट किया 9.3, रिपोर्टेड वैल्यू इज 9.3। तो मैक्सिमम एरर जो रिपोर्ट हो सकता है वो तुम देख पा रहे हो 1 mm का ही हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट का जो भी लीस्ट काउंट होगा, उससे ज्यादा अगर एरर आ रहा है मतलब वो सिस्टमैटिक एरर है, दैट इज पर्सनल इम्परफेक्शन, राइट। बट अगर सिस्टमैटिक एरर को तुमने मिनिमाइज कर दिया, तो उस केस में किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर तुम एरर निकाल रहे हो, तो उसमें मैक्सिमम एरर उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes. इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पे लिख देना दिस वाज द वर्स्ट केस सिनेरियो। So this is the maximum error of 1 mm. ओके, चलो और डिस्कस करते हैं आगे एरर्स के बारे में। आई होप सबने लिख लिया होगा यहाँ तक। अभी एरर्स में कुछ टेक्निकल नेम्स का मतलब हमें पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, इन सब का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो, किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते तो कभी भी उसका एक रीडिंग नहीं लेते, वी टेक मल्टीपल रीडिंग्स, राइट। तुमने भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट स्कूल में किए होंगे।
तो अगर मान लो किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट्स में अपन ने n रीडिंग्स लिए और n रीडिंग्स लेने पर ये सारे मेजरमेंट्स उसके आए A1 A2 A3 टिल AN, राइट? तो फाइनल आंसर जो अपन रिपोर्ट करेंगे, व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू? द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज द एवरेज ऑफ ऑल दिस मेजरमेंट्स, राइट? जैसे अगर मान लो मुझे किसी स्पीयर का डायामीटर मेजर करना है, तो एक ही मेजरमेंट ना लेके मैं इसको अलग अलग से घुमा के मेजरमेंट लूंगा, पहले इसके बीच में, फिर मे बी ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, है ना? ऐसे अलग अलग तरीके से मैं इसके n मेजरमेंट्स ले लूंगा, बहुत सारे मेजरमेंट्स ले लूंगा। एंड ऑब्वियसली ये मेजरमेंट्स ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, एक में 5 आया तो दूसरे में 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। माइनर फ्लक्चुएशंस होंगे, मे बी 5.1 आ रहा है, किसी में 5.2 आ रहा है, राइट? तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा इन सब के लिए? फाइनल रिपोर्ट हमारा क्या होना चाहिए? द एवरेज ऑफ ऑल दिस, सबको ऐड कर दो और नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर दो, उसको अपन क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू। मीन इज सेम एज एवरेज, सो इस मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू को अपन ट्रू वैल्यू अज्यूम करेंगे। ओके, सबको समझ में आया? मीन वैल्यू का मतलब सारी रीडिंग्स का एवरेज ले लो। बट मुझे बताओ, ये जो मीन वैल्यू है, क्या जरूरी है कि उसका डायमीटर एग्जैक्टली, वो मेजरमेंट एग्जैक्टली मीन वैल्यू के ही इक्वल होगा, या उसमें भी कुछ एरर पॉसिबल है? एरर पॉसिबल है उसमें भी, यस और नो? अगर एरर पॉसिबल नहीं होता तो फिर सारे मेजरमेंट्स एग्जैक्टली सेम ही आते ना, सारे मेजरमेंट्स थोड़े थोड़े अलग आ रहे हैं, मतलब उसमें भी एरर पॉसिबल है। तो उसमें कितना एरर पॉसिबल हो सकता है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा वो देखते हैं अभी। एब्सोल्यूट एरर, हमारे जो सारे मेजरमेंट्स थे A1 A2 टिल AN, इन सारे मेजरमेंट्स में जो एब्सोल्यूट एरर होगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट एंड द मीन वैल्यू। इंडिविजुअल क्वांटिटी का जो भी मेजरमेंट होगा, एक सेकेंड, आई थिंक ये स्टेटमेंट गलत लिखा है क्या? द एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अच्छा, वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मतलब अपन ने वैल्यू ऑफ क्वांटिटी किसको असाइन किया था? ए मीन को ही असाइन किया था, यस और नो? अपन ने कहा था कि मीन वैल्यू जो है वही क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू होगा। तो क्वांटिटी के मीन वैल्यू और इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में जो भी डिफरेंस होगा, उसको अपन क्या रिपोर्ट करेंगे? एब्सोल्यूट एरर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला मेजरमेंट था A1, इसके करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? डेल्टा A1 विल बी इक्वल्स टू A मीन माइनस A1। सिमिलरली डेल्टा A2 विल बी A मीन माइनस A2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अपन सारे मेजरमेंट्स में एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। और एब्सोल्यूट एरर हमेशा मॉड के साथ लेंगे, मतलब वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू। ये सिंबल का मतलब समझते हो ना, मॉड्यूलस। अगर Yes. नेगेटिव रहा उसको भी वो पॉजिटिव बना देगा। और इन सारे एब्सोल्यूट वैल्यूज का भी अगर मैं एवरेज ले लूं, तो उसको अपन बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस एक्सप्रेशन, इन सारे एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज ले लो, सो दिस विल बी टर्म्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको शॉर्ट में अपन डेल्टा ए मीन लिख सकते हैं, डेल्टा ए मीन। और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, हम लोग फाइनल आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे? वी विल से दैट आवर फाइनल आंसर इज ए मीन, जो कि ट्रू वैल्यू था, और उसके सामने प्लस माइनस डेल्टा ए मीन ऐड कर देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि जो मेरा एक्चुअल आंसर है वो ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, यहां से लेके ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, यहां तक फ्लक्चुएट कर सकते हैं। हमने एक रेंज स्पेसिफाई कर दी टू बी ऑन द सेफर साइड। हमने कहा कि जो भी हम वैल्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका एक्चुअल रेंज इतना हो सकता है। ओके, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने 3 रीडिंग्स ली, 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर, या 2.3 कर दो इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो बताओ एवरेज क्या होगा? व्हाट विल बी ए मीन? इन सबको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 आ जाएगा एवरेज। और डेल्टा ए मीन निकालने के लिए डेल्टा A1 निकालेंगे। डेल्टा A1 विल बी 0.1 सेंटीमीटर, डेल्टा A2 विल बी 0 एंड डेल्टा A3
विल बी अगेन 0.1 सेंटीमीटर। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लेंगे तो डेल्टा ए मीन कितना हो जाएगा इन सब का एवरेज 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 अपॉन 3। सो देखो कितना आ रहा है इससे, डेल्टा ए मीन विल बी 0.2 अपॉन 3 विच इज 0.067 अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो मैं क्या रिपोर्ट करूंगा, फाइनल आंसर विल बी 2.2 प्लस माइनस 0.067 सेंटीमीटर। और इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, हम लोग हमारे रीडर्स को ये कन्वे कर रहे कि जो रीडिंग होगा जिस भी चीज का मैंने ये मेजरमेंट लिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर, वो एक्चुअल में 2.2 माइनस 0.067 से लेके 2.2 प्लस 0.067 सेंटीमीटर तक फ्लक्चुएट हो सकता है। एक्चुअल मेजरमेंट के साथ साथ अपन साथ में ये भी कन्वे कर रहे हैं कि उसके अंदर कितना एरर पॉसिबल है। ये बात सबको समझ में आई इस एग्जांपल से? एनी कंफ्यूजन बताओ? नो सर। ओके, सो दिस इज द एब्सोल्यूट मीन एरर। फिर एक और टेक्निकल वर्ड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, जो भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला था उसको 2 वैल्यू से डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शन में हमें ये रिलेटिव एरर दे देगा, और इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज के फॉर्मेट में मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर विल बी 0.067 अपॉन 2.2 इंटू 100। इससे हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। परसेंटेज एरर इज अ मोर ट्रू पिक्चर कि हमने जो रीडिंग ली है वो कितनी एक्यूरेसी के साथ ली है, राइट। अगर परसेंटेज एरर 2% 3% आ रहा है मतलब एक्यूरेसी काफी हाई है। परसेंटेज एरर अगर मान लो 10% 20% आ गया मतलब एक्यूरेसी बहुत ही कम है, हमारे मेजरमेंट में बहुत ही ज्यादा एरर दिखाई दे रहा है। ओके, इसको नोट कर लो सब लोग, कुछ डाउट है तो पूछ बता दो। सर ए मीन मतलब ट्रू वैल्यू ना? यस, ए मीन मतलब ट्रू वैल्यू, जो मेन वैल्यू अपन रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे फाइनल आंसर में। News. वेदांत, कुछ पूछना है तुम्हें? No, sir, but I have a small doubt. यस बताओ। Sir, can Heisenberg uncertainty principle be considered a random error or a systemic error? एक्चुअली वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसमें मेजरमेंट में एरर नहीं है ना, दैट इज समथिंग एल्स। ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर डिस्कसिंग आर समथिंग एरर्स इन द मेजरमेंट। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो कुछ और एक कॉन्सेप्ट ही है ना अलग से, इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर मेजरिंग दैट। ठीक है, तो उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपन यहाँ पे।
यहाँ तक समझ में आ गया सबको? एनी डाउट्स? इस स्लाइड पे हमने देखा मीन वैल्यू इज द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स. एब्सोल्यूट एरर विल बी फॉर इंडिविजुअल रीडिंग्स, उसका भी एवरेज ले लो तो मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा. और आंसर को अपन मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. परसेंटेज एरर विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन द ट्रू वैल्यू अपॉन द मीन वैल्यू. ये रिलेटिव एरर होगा, इसको इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज एरर बन जाएगा. ओके Okay, now let us see how do the errors propagate. Combination of errors when we are doing mathematical operations like adding, subtracting, multiplying or dividing. तो अगर मान लो मैं दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मान लो किसी फॉर्मूला में z जो है वो a और b पे डिपेंड कर रहा है, a प्लस या फिर माइनस b. ओके तो यहाँ पे a और b ये खुद भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर कुछ एरर्स आए होंगे. So let us assume that delta A is the absolute error in the measurement of A and delta B is the absolute error in the measurement of B. तो Z के मेजरमेंट में जो एरर होगा वो कैसे निकालेंगे? Let us try to understand that. इसके अलग अलग केसेस ले लेते हैं. मान लो फर्स्ट केस में Z is A plus B. तो अगर A के अंदर डेल्टा A का एरर है और B के अंदर डेल्टा B का एरर है तो Z के अंदर जो एरर होगा वो डेल्टा A प्लस डेल्टा B हो जाएगा. वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट? जैसे अगर मान लो मैंने दो क्वांटिटीज मेजर किए 5 सेंटीमीटर्स एंड 3 सेंटीमीटर्स. 5 सेंटीमीटर्स इज लेट्स से L1 एंड 3 सेंटीमीटर्स इज L2. L1 में जो एरर है वो 0.2 सेंटीमीटर्स का और L2 में जो एरर है लेट्स से वो 0.1 सेंटीमीटर्स का है. तो L1 का ये जो एरर है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है बताओ? ये क्या इंप्लाई कर रहा है? L1 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 5 माइनस 0.2 से 5 प्लस 0.2 कुछ भी हो सकता है. एंड वैसे ही L2 की जो वैल्यू है वो 3 माइनस 0.1 से लेके 3 प्लस 0.1 कुछ भी हो सकता है. तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? 0.2 प्लस 0.1 इन दोनों के एरर्स को ऐड कर देंगे, राइट? तो Z के अंदर भी जो एरर है वो कितना आ जाएगा? इसको अगर मैं Z के इक्वल मान लूं तो Z के अंदर जो एरर है वो कितना आ जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर. सबको समझ में आया ये एग्जांपल? राइट, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. दिस कैन बी द मैक्सिमम एरर इन Z. अगर मान लो इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता, Z इक्वल्स टू A माइनस B. सेम एग्जांपल ले लो. L1 की जो वैल्यू है वो 5 माइनस 0.2 से 5 प्लस 0.2 तक कुछ भी हो सकता है. तो सब्ट्रैक्ट करते समय भी वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? आई कैन क्लब दिस टू. अगर मैं सेम वैल्यूज लूं इधर भी तो मान लो इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट करते समय अगर मान लो बाय चांस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट हो गए तो तुम देख पा रहे हो इधर भी वर्स्ट केस सिनेरियो में Z के अंदर एरर कितना आ जाएगा? 0.2 माइनस 0.1 या 0.2 प्लस 0.1. Z अगर A माइनस B है तो इस केस में भी Z के अंदर जो एरर है वो डेल्टा A प्लस डेल्टा B हो जाएगा ना. Even during subtraction we will take the worst case scenario and we will assume that the errors are getting added. So this can be the maximum error in Z. समझ में आया सबको ये एग्जाम्पल? फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा Z अपॉन Z. तो फर्स्ट केस में ये हो जाएगा डेल्टा A प्लस डेल्टा B
एंड z मतलब a प्लस बी यूजिंग द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, एंड इस केस में डेल्टा z अपॉन z क्या होगा, a माइनस बी, सॉरी डेल्टा z मतलब डेल्टा a प्लस डेल्टा b एंड z मतलब a माइनस b. दिस विल बी द फ्रैक्शनल एरर. ओके, कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लो. ये दोनों एग्जांपल्स नोट कर लो, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए देखेंगे. ओके चलो लेट्स मूव ऑन. अगर मान लो मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा देखते. सपोज z is depending on two quantities a and b such that z is given by a into b. ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना है कि z के अंदर एरर क्या होगा. व्हाट विल बी डेल्टा z. सी डेल्टा मींस चेंज इन z, राइट, एंड d ऑफ z सबको याद है, d ऑफ z वाज आल्सो स्मॉल चेंज इन z. सबने कैलकुलस पढ़ा है. तो d ऑफ z को अपन क्या लिख सकते हैं, कैन आई से d ऑफ z विल बी d ऑफ a into b एंड d ऑफ a into b. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे कैलकुलस का, बताओ. प्रोडक्ट रूल. सबने पढ़ा है ना कैलकुलस. कोई बैच है ऐसा जिसने नहीं पढ़ा है. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि सबने पढ़ा होगा ये. तो d ऑफ a into b क्या होगा, a टाइम्स d ऑफ b प्लस b टाइम्स d ऑफ a. ये d ऑफ z हो जाएगा. और फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या करेंगे, d ऑफ z अपॉन z. तो इसको अगर मैं z से डिवाइड कर दूं, z से डिवाइड करना मतलब a इंटू बी से डिवाइड करना, तो यहाँ पे z के बजाय a इंटू बी लिख दो. तो फ्रैक्शनल एरर इन z कितना हो जाएगा, dz अपॉन z, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू db अपॉन b प्लस da अपॉन a. तो नेक्स्ट टाइम से इसको अपन एज अ रूल याद रखेंगे, जब भी z किसी दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा हो
तो z में जो फ्रैक्शनल एरर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दोनों टर्म्स के फ्रैक्शनल एरर्स का एडिशन, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इसको याद कर लो एज अ रूल। ओके, अच्छा अभी टाइम ज्यादा बचा नहीं अपने पास, आखिरी के 3-4 स्लाइड्स हम लोग बाद में नोट डाउन कर लोगे, विजिट ओके? अभी मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन कर देता हूँ और लेक्चर नोट्स तो मैं शेयर कर ही दूंगा, तो आखिरी के कुछ स्लाइड्स तुम बाद में कॉपी कर लेना। ओके, अभी खाली समझ लो सारी चीजें। मल्टीप्लीकेशन वाला समझ में आ गया? dz अपॉन z विल बी इक्वल्स टू dA अपॉन a प्लस dB अपॉन b। अगर मान लो डिवाइड हो रहे होते तो z इक्वल्स टू a अपॉन b, तो इस केस में d ऑफ z निकालने के लिए अपन डिवीजन रूल अप्लाई करते। डिवीजन रूल में डिनोमिनेटर को अपन एज इट इज स्क्वायर कर देते सबसे पहले, राइट? देन डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ये अप्लाई करेंगे। और फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए dz अपॉन z कर देंगे, तो अपॉन z करूंगा तो यहाँ पे एक और a अपॉन b डिवाइड हो जाएगा, तो a अपॉन b करने पर ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा? ab। और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए यहाँ पे भी माइनस के बजाय प्लस ही ले लेंगे, जो लॉजिक मैंने सब्ट्रैक्शन में बताया था, ये वाला लॉजिक। भले सब्ट्रैक्ट हो रहा हो बट एरर्स को अपन फिर भी ऐड ही करेंगे इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो डिवीजन के केस में भी जो एरर आएगा फाइनली, फ्रैक्शनल एरर dz अपॉन z, फाइनली सॉल्व करने पर ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? dA अपॉन a प्लस dB अपॉन b। तो मल्टीप्लीकेशन में जो रूल अप्लाई किया था वही सेम डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हें दिख रहा हो दो टर्म्स डिवाइड हो रहे, तो डेल्टा z अपॉन z जो होगा वो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, दोनों टर्म्स के फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड कर दो। ओके, एनी डाउट्स? सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? कोई एक जन कंफर्म कर सकता है माइक अनम्यूट करके? काफी टाइम से तुम्हारे एंड से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे, सो आई एम गेटिंग लिटिल वरीड। Yes, sir. ओके ग्रेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो अभी, z इक्वल्स टू लेट्स से a टू द पावर n पे डिपेंड कर रहा है, वेयर n इज एनी कांस्टेंट एंड a इज द क्वांटिटी। तो अगर z किसी और पैरामीटर के पावर पे डिपेंड करे तो उस केस में एरर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दिस केस d ऑफ z will become n times a to the power n minus 1 into d of a, और फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए z से डिवाइड कर दो। z से डिवाइड करना मतलब a टू द पावर n से डिवाइड करना, और इन दोनों टर्म्स का जो डिवीजन है उसमें खाली नीचे एक सिंगल a बच जाएगा, ये सब लोग नोटिस कर पा रहे? सो n टाइम्स dA अपॉन a ये बच जाएगा। सो व्हाट इज द रूल इन दिस केस? जब भी z किसी के पावर पे डिपेंड कर रहा हो तो उसमें जो फ्रैक्शनल एरर होगा दैट विल बी सिंपली दैट पावर मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शनल एरर ऑफ a। तो इन सारे रूल्स को अगर मैं सुपर इम्पोज करूं, अगर मान लो कोई क्वांटिटी z है वो a टू द पावर n b टू द पावर m अपॉन c टू द पावर p ऐसे डिपेंड कर रहा है, तो इस केस में z में जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो अपन डायरेक्टली n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ a प्लस m टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ b, और डिवाइड हो रहा है तो भी प्लस ही करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, प्लस p टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ c।
इस तरीके से अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द जनरल रिजल्ट। सबको समझ में आया ये रिजल्ट? इस पे एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, उससे तुम्हें और बेटर समझ में आ जाएगा। अपन ने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिराइव किया था, याद है सबको? क्या रिजल्ट निकाला था? टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम। Yes, तो मान yes. लो किसी एक्सपेरिमेंट से मुझे पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे एल मेजर करना पड़ेगा और जी मेजर करना पड़ेगा। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से अपन एल को मेजर कर रहे, उससे मान लो वो मेजरमेंट आ गया 2 मीटर्स, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट था वो था 1 सेंटीमीटर्स मान लेते। तो अगर लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, मतलब एल के अंदर एरर क्या होगा? एरर इन एल विल बी 1 सेंटीमीटर्स। और मान लो जी की वैल्यू भी मुझे पता है, लेट्स से 10 मान लेते, जी की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके अंदर भी जो एरर है, मान लो वो स्पेसिफाई किया हुआ है 0.02 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी के मेजरमेंट में एरर है, ये डेटा दिया हुआ है सवाल में। और इस डेटा की मदद से हमें पता लगाना है कि टाइम पीरियड में क्या एरर होगा, टाइम पीरियड के मेजरमेंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, अंडर रूट एल बाई जी, जी मतलब 10। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक काम करते हैं, एल को 40 सेंटीमीटर्स ले लेते, 40 सेंटीमीटर्स, तो ये 0.4 मीटर्स हो जाएगा। एंड 0.4 अपॉन 10 ये 0.04, उसका अंडर रूट 0.2 सेकेंड्स, ये टाइम पीरियड आ गया। बट फाइनल रिजल्ट अपन खाली ऐसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, फाइनल रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए टाइम पीरियड में एरर भी हमें निकालना होगा। दिस फॉर्मूला इज लाइक L to the power half upon G to the power half, इस तरीके से भी इसको लिख सकते। That means fractional error in T, delta T upon T can be written as half multiplied by fractional error in length plus half multiplied by fractional error in G। समझ में आया सबको मैंने कैसे प्रीवियस रिजल्ट्स यूज किए इधर? ये वाला रिजल्ट यूज कर दिया, तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो। डेल्टा एल इज 1 सेंटीमीटर्स, एल इज 40 सेंटीमीटर्स, डेल्टा जी इज 0.02 एंड जी इज 10, और डेल्टा टी ये मुझे निकालना है, और टी की वैल्यू 0.2 सेकेंड्स आ गई थी, तो इसको सॉल्व करने पर डेल्टा टी भी मिल जाएगा। और एक बार तुम्हें डेल्टा टी मिल जाएगा, उसके बाद टाइम पीरियड का जो फाइनल आंसर है उसको अपन 0.2 प्लस माइनस डेल्टा टी सेकेंड्स इस तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये तुम बाद में कर लेना, बट किस तरीके से सॉल्व करना है ये समझ में आ गया सबको? ओके, सो आज अपन ने जो भी सीखा है उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा। तुम लोग गूगल ड्राइव फोल्डर को रिफर कर लेना, जो लास्ट टाइम शेयर किया था ना लिंक, उसी में मैं आज के लेक्चर नोट्स, रिकॉर्डिंग एंड होमवर्क क्वेश्चंस ये सारी चीजें अपलोड कर दूंगा। ओके, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज बताओ। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं वो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसमें अपना बस एक आखिरी पार्ट बाकी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कैसे लिया जाता है वो वाला पार्ट बाकी है, जिसको अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना यूनिट्स एंड डायमेंशंस ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, चलो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर। Sir, I need to copy this. मैं लेक्चर नोट शेयर कर लूंगा, उससे कॉपी कर Okay, लोगे। sir. प्रीवियस स्लाइड्स के भी शायद बाकी रह गए होंगे ना तुम्हारे लिखने, Okay, तो sir. साथ में ही लिख लेना। ओके, सर एरर एंड मेजरमेंट हम लोग को पढ़ा दिया है। हाँ, तो जिनको पढ़ा दिया है वो लोग लेक्चर स्किप कर सकते हो, उनको अटेंड करने की जरूरत नहीं है, चलेगा। जिनका नहीं हुआ है पढ़ के, खाली वो लोग ही अटेंड कर लेना।
So can we come for revision now? सॉरी, We can come for revision as well, right? यस यस, दैट्स योर चॉइस. अगर तुम्हें वापस पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो यू कैन ऑलवेज कम, नो इश्यूज. Okay, sir. ठीक है, ओके, चलो गाइस, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय एवरीवन.